हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इतिहास यानी कि हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले के 4 अध्याय को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 5, जो है शिल्प एवं उद्योग। तो आज की इस वीडियो में हम शिल्प एवं उद्योग अध्याय के सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे। वीडियो के एंड तक आपको इसके सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लेंगे। मोटा मोटी कहें तो इस चैप्टर के ऊपर आपका बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं चैप्टर की ओर। अगर देखें फ्रेंड्स, तो इससे पहले हमने क्या क्या कवर किया हुआ है वो बात कर लेते हैं एक बार। तो इसके पहले के चैप्टर में हमने किया है कब, कहाँ और कैसे, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेश एवं जनजातीय समाज, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिल्प एवं उद्योग, जो कि हमारा अध्याय 5 है। आप किताब से चैप्टर को पढ़ें। अगर चैप्टर देखेंगे तो कुछ इस तरह से चैप्टर आगे दिया हुआ है और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है शिल्प एवं उद्योग, तो शिल्प का मतलब होता है फ्रेंड्स क्राफ्ट। इसको आप अंग्रेजी में अगर कहें तो ये क्राफ्ट होता है, मतलब हाथ का बना हुआ चीज़ या हाथ की कला, हस्तकला बोल सकते हैं इसको आप। तो शिल्प का मतलब आपने समझ लिया कि इसको कहते हैं क्राफ्ट। और दूसरी बात करें तो दूसरा है उद्योग। उद्योग का मतलब होता है बिजनेस, मतलब हाथ का बिजनेस, हाथ की कला और उसका बिजनेस। तो इस तरह के चैप्टर का नाम है शिल्प एवं उद्योग। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन का सबसे आंसर हो जाएगा क्या, वस्त्र उद्योग। तो 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग क्या था, तो वस्त्र उद्योग था। दूसरा सवाल देखते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की की स्थापना कब हुई। तो ये कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये हुई थी सन 1927 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो बंगाल में था। अगला बात करते हैं, सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए। एक्चुअली यहाँ पे 1818 नहीं होगा, 1881 होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1881। तो अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए। तो उनका क्या उद्देश्य था फ्रेंड्स, तो उनका उद्देश्य था मजदूर की स्थिति में सुधार के लिए। मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, इसलिए उसके सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1881 ईस्वी में एक नियम बनाया। आगे बात करते हैं अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUS की स्थापना कब हुई। तो इसका ऑप्शन यहाँ नहीं है, इसका ऑप्शन इधर मिलेगा, तो इसका ऑप्शन इधर देख लेते हैं। तो 1818 है, 1920 है, 1938 है, 1947 है। कब हुई फ्रेंड्स, तो 1920 में की गई। आगे बात करते हैं, हम निम्नलिखित के जोड़े बनाएं, मतलब मैच है, मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है। तो जूट उद्योग का संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स हमने इससे पहले के ऑप्शन में देखा, बंगाल से है। ऊनी वस्त्र उद्योग, तूनी यानी कि ठंड में पहनने वाले कपड़े, तो उसका संबंध किससे हो जाएगा, तो कश्मीर से हो जाएगा। इसको सही यहाँ हो जाएगा ऑप्शन कश्मीर। इसको साफ कर लेते हैं, साफ साफ लिखते हैं यहाँ पे। तो जूट का बंगाल, तो ये हो जाएगा का आपका। ऊनी वस्त्र उद्योग यानी कि कश्मीर, तो ये हो जाएगा आपका खा, कश्मीर। जामदानी बुनाई, तो जामदानी बुनाई किससे रिलेटेड है, तो लखनऊ से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गा का ऊपर में का हो जाएगा, तो लखनऊ से रिलेटेड है। लौ उद्योग, तो जमशेदपुर, यह घा हो जाएगा। और नील बगान उद्योग किससे संबंधित है, तो चंपारण यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अंगा। तो इस तरह से आप इस ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखें तो आइए कुछ क्वेश्चन आंसर है और क्वेश्चन आंसर की ओर हम देख बढ़ते हैं। तो ये कुछ सवाल दिया हुआ है, सवाल का जवाब को हम तलाशते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है सवाल फ्रेंड्स, कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। तो अंग्रेजी सरकार ने एक अधिनियम बनाया, कैलिको अधिनियम। तो उसका क्या उद्देश्य था, यह सवाल पूछ रहा है। अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 में कैलिको अधिनियम बनाया, मतलब उनका उद्देश्य था अपने बिजनेस को क्या करना, एक्सपैंड करना, बढ़ाना। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और उनके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया। मतलब कह रहा है फ्रेंड्स कि इंग्लैंड क्या चाहता था, अपने उद्योग का विस्तार चाहता था, फैलाना चाहता था। तो उसने क्या किया, ये मान लीजिए कि ये भारत है, इंडिया है, और ये क्या है, इंग्लैंड है। तो उसने क्या किया, भारत से जो कपड़े आ रहे थे उसके आयात पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया कि अब नहीं आएगा यहाँ भारत में, ठीक है। जिससे क्या होगा, इंग्लैंड में भारत का सामान नहीं बिकेगा, लेकिन इंग्लैंड का सामान भारत में बेचा जाएगा और टैक्स फ्री करके बेचा जाएगा, जिससे इंग्लैंड का कपड़ा जो है भारत में वो क्या हो जाएगा, सस्ता बिकेगा। अब
क्योंकि सस्ता क्यों बिका? तो क्योंकि इसने टैक्स फ्री कर दिया, जबकि हिंदुस्तानी कपड़ों पर क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। और टैक्स लगाने से भारतीय कपड़ा क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है और विदेशी कपड़ा सस्ता हो जाता है, जिस वजह से लोग विदेशी कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं और भारतीय कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस वजह से इंग्लैंड के व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हिंदुस्तान का व्यापार पूरी तरह से डूब जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसको और अच्छे से देखते हैं। तो अधिनियम बनाया, इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी पर रोक लगा दी गई और उनके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया। कैलिको अधिनियम बनाने के पीछे अंग्रेज़ों के उद्देश्य थे, एक तो अपने उद्योग को बढ़ावा देना, दूसरे भारतीय उद्योग को हानि पहुंचाना, जिसमें उनको सफलता भी मिली। मतलब उनका दो उद्देश्य था यहाँ पे, एक तो अपने उद्योग को बढ़ावा देना था, दूसरा भारतीय उद्योग को हानि पहुंचाना। दोनों ही करने में ये कामयाब होते हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं? तो मुक्त व्यापार की नीति क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय उत्पादों की इंग्लैंड में बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 में इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार नीति अपनाई। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार था। अब मुक्त व्यापार की नीति द्वारा अन्य अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस नीति के तहत आयात निर्यात में भेदभाव भी इंग्लैंड के द्वारा किया गया। भारत में इंग्लैंड के माल आने पर कोई कर नहीं लगता था, पर भारतीय माल की इंग्लैंड में बिक्री पर आयात कर लगाया जाता था, जिससे भारतीय माल महंगा बिके और इस प्रकार ना के बराबर बिके। मतलब समझिए फ्रेंड्स क्या हो गया, क्या किया उसने? सेम काम किया। ये इंडिया है और ये इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में क्या कर दिया, जो भी भारत का सामान आएगा, एक तो आने पर रोक लगा दिया कैलिको अधिनियम के थ्रू, और क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने से क्या हो गया, जो इंडिया का कपड़ा जो इंग्लैंड में बहुत मांग था वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, और इंग्लैंड का कपड़ा सस्ता हो जाता है क्योंकि वो मुक्त व्यापार का नियम लेके आता है, कोई भी टैक्स सब हटा देता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भारतीय कपड़ा था वो महंगा होने के कारण इंग्लैंड में नहीं बिक पाता है। इस वजह से इंग्लैंड के उद्योगों को विस्तार मिलता है। अगला सवाल देखते हैं हम फ्रेंड्स, ये भारतीय उद्योगपतियों को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी? भारतीय उद्योगपतियों को भारत में उद्योग स्थापना के मार्ग, मतलब जो भारतीय उद्योगपति थे, भारतीय बिजनेसमैन थे, वो भारत में अगर बिजनेस लगाना चाहते हैं तो उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, तो उसी को ये सवाल पूछ रहा है। तो सन 1854 में बम्बई में पहला ये सती हो गया सूती वस्त्र का कारखाना कावज जी नानाजी दाभर नामक एक पारसी ने स्थापित किया। सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थीं। इन कारखानों के लिए मशीनें विदेशों से मंगाई जाती थीं। भारतीय कपड़ा उद्योग की प्रगति ने विदेशों को चिंता में डाल दिया था। भारतीय उद्योगपतियों के सामने समस्या यह थी कि यदि किसी तरह अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य करती तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनका सपोर्ट नहीं किया। अतः उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड से आ रहे कपड़ों पर सरकार विशेष कर लगाए ताकि वे भारत में यहाँ के बने हुए कपड़ों से महंगे बिके, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसा नीति अपनाई कि भारत का औद्योगिक विकास धीमा रहे। साथ ही अंग्रेज़ों के निर्देश पर बैंक ऊंचे ब्याज दर पर भारतीय उद्योगपतियों को कर्ज देते थे, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। मतलब पूरी मिला के बात कहा जाए फ्रेंड्स, तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि भारत में कोई भी उद्योग विकसित हो, क्योंकि उद्योग विकसित होगा तो भारत में पैसा आएगा, भारत में पैसा आएगा तो अंग्रेज़ों को इससे क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि भारत के पैसा आएगा तो भारत के उद्योगपति के पास आएगा, तो जिससे भारत रिच हो जाएगा और इंग्लैंड को इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो चाहते थे सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट पहुंचाना, अपना लाभ कमाना। अगला सवाल पूछते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल, मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया, उन नियमों का मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये सवाल है फ्रेंड्स, उत्तर देखते हैं। यहाँ पे उत्तर है, तो भारतीय उद्योगपति भारतीय मजदूर से 15-16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक काम कराते थे। उन्हें कोई सुविधा भी नहीं देते थे और बेहद कम मजदूरी देते थे। अतः मजदूरों ने हंगामा व हड़ताल कर दिया। भारतीय उद्योगपति ने उनकी मांगों को नहीं माना। उनकी मांगों को मानने का मतलब होता कि मालिकों का खर्च बढ़ जाता और कारखानों में बनी वस्तुओं का दाम बढ़ जाता। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तुएं सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं महंगी हो जाती और भारतीय उद्योग का विकास धीमा पड़ जाता। अपने स्वार्थ के लिए इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारतीय मजदूर का साथ दिया। अंग्रेजी सरकार ने 1881 में मजदूरों के हित में पहली बार नियम बनाए, जिससे राजदूरों हो गया, यहाँ पे मजदूरों हो जाएगा, जिससे मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो मजदूर हैं उनके साथ बहुत दयनीय स्थिति, 16-18 घंटे काम करना पड़ता था, वेतन बहुत कम था, कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती थी।
चूंकि भारतीय उद्योगपति का क्या मानना था कि जितना काम करेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बन के आएगा, उत्पाद बन के आएगा सामने, और ये उत्पाद को हम क्या कर सकते हैं, बाहर में मार्केट में बेचेंगे तो ये सस्ता बिकेगा। लेकिन जैसे हम मजदूरी बढ़ा देते हैं, सुविधाएं देंगे, तो उसके ऊपर खर्च आएगा, खर्च गिरने से सामान क्या हो जाता है, महंगा हो जाएगा, और जैसे महंगा होगा तो लोग विदेशों के सामान को खरीदेंगे, भारत के सामान को नहीं खरीदेंगे। और भारत के उद्योगपति कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारतीय सामान ना बिके और विदेश का सामान बिके, विदेशी सामान बिके। इसलिए तो अंग्रेज़ों ने क्या देखा, अंग्रेज़ों ने इसका मजदूरों का साथ क्यों दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय सामान महंगा हो जाए, और महंगा होने के बाद वो क्या हो जाए, विदेशी सामान से महंगा बिके ताकि लोग उसको ना खरीद पाएँ। तो इस तरह से भारतीय मजदूरों का साथ देता है कौन, अंग्रेज़ देता है। चलो, लेकिन अंग्रेज़ के बहाने किसी मजदूरों का कुछ फ़ायदा होता है। तो अंग्रेज़ी सरकार ने सन 1881 में मजदूर के हित में पहली बार नियम बनाए, जिससे मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। और ये इस चैप्टर का हमारा आखिरी सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरी दरों को निश्चित किया कि कम से कम इतना मजदूरों को मिलना ही चाहिए मजदूरी, जिससे उनकी स्थिति में और सुधार आने लगा। उनके काम के घंटों में कमी की गई, साप्ताहिक अवकाश दिया गया, काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा देने का नियम भी बनाया गया, जिससे मजदूरों की स्थिति में क्या होता है, पहले से सुधार आती है। तो इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूर की स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ आगे 2 सवाल और दिया हुआ, आइए करके देखें। तो थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत के मानचित्र को देखकर यहाँ बताएं कि कौन सा राज्य सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था। तो मानचित्र देखकर बताना है। तो आपको पता है सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, तो महाराष्ट्र था। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, मानचित्र पे इसको टिक आउट कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, तो इस पाठ के आधार पर यह बताएं कि मजदूरों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मजदूरों को अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।